बच्चों, आज हम लोग देखेंगे संगम युगीन आर्थिक स्थिति, मतलब संगम युग के लोगों की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक जीवन। तो आप छोटे छोटे पॉइंट बना करके लिखते चले जाएंगे। पहली चीज, संगम अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या आपने लिख दिया है और इसका मुख्य आधार क्या है। तो आप बोलोगे कि सर कृषि व्यवस्था इनका मुख्य आधार है। ठीक है, और इनकी मुख्य फसल क्या है। आप बोलोगे कि सर चावल। फिर अन्य फसलें कौन कौन सी ये लेते हैं। अन्य फसल, तो जो अन्य फसल ये लोग लेते हैं उनमें कौन कौन सी फसल है। आप कहोगे कि सर रागी है, और क्या है, गन्ना है, और क्या है, कपास है, काली मिर्च है, अदरक है। क्लियर, दालचीनी है। क्लियर ना। और अब ये चीज आप याद रखिएगा कि जो चेर साम्राज्य है, चेर साम्राज्य या चेर राजवंश, ये किसके लिए प्रसिद्ध था। आप कहोगे कि सर कटहल और काली मिर्च के लिए। यहां काली मिर्च लिखा गया है, यहां हमने लिख दिया कटहल, और इन दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया और लिख दिया चेर राजवंश। चेर राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। कटहल और काली मिर्च के लिए। जबकि चोल और पांड्राज ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो आप कहोगे कि सर चावल के लिए। कौन, चोल और पांड राज्य चावल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब हमारे सामने दूसरी जो बात आती है, क्लियर, वो है भूमि की माप। ठीक है, तो भूमि की माप आप हेडिंग डालो। जितनी आप तोड़ोगे, छोटी छोटी हेडिंग ले जाओगे, आप उतने ही माहिर होगे। तो आप आइए देखते हैं भूमि की माप। भूमि की माप की इकाई क्या थी। इकाई, तो बच्चों ऐसे कर लीजिएगा, मा और वेली ये दोनों क्या है, भूमि माप की इकाई है। ठीक है, अब ये देखिए कृषि उत्पादन में राज्य का हिस्सा क्या था। कृषि उत्पादन में राज्य कितना कर लेता था। हिस्सा कहने का मतलब, राज्य का हिस्सा कहने का मतलब है कितना कर लेता था। तो आप कहोगे कि सर 1/6 लेता था, 1/6 लेता था। और या भूमि कर लिख सकते हो। भूमि कर क्या है, भूमि कर, ये देखो लिखा है 1/6। एक चीज बच्चों और आप जान लीजिएगा, भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि कर को करोई के नाम से जाना जाता था। भूमि कर को करोई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, करोई करोई करोई। अब बच्चों इसके बाद आप इसे हटा दो। अब ये कर दो कि संगम युग में भूमि कितनी प्रकार की थी। ठीक है, तो लिखो आप संगम युग में भूमि। भूमि और प्रकार कर दीजिएगा, भूमि और उसका प्रकार। पहला कौन हुआ, कुरिंजी। कुरिंजी, कुरिंजी। तो कुरिंजी अभी लिख लेते हैं फिर बताते हैं। कुरिंजी, फिर उसके बाद क्या है। आप कहोगे कि सर मुल्लई।
मुल्लई, ठीक है। और इसके बाद मरुदम, मरुदम। और फिर चौथी भूमि क्या है? नेथल, नेथल। और पांचवी भूमि क्या है? आप कहोगे पलाई, पलाई, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसी के आगे लिखते जाओ। कुरुंजी कैसी भूमि है? आप कहेंगे कि सर पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी भूमि है, ठीक है ना। कैसी भूमि है? पहाड़ी भूमि है, जिसमें क्या करते थे? आम की है, चीड़ है, बांस है, ठीक है। इस प्रकार की फसलों की जहां पर खेती की जाती है, मतलब बागवानी जहां की जाती है, आम है, ठीक है, बांस है, चीड़ है, ठीक है, ज्वार है, जहां पर खेती की जाती हो उसे कुरुंजी कहा जाता था। और इस भूमि का देवता कौन था? आप कहोगे कि सर मुरुगन, मुरुगन। अब देखिए ये मुल्लई लिखा है, अधिकांश जगहों पर मुल्लय लिखा होगा, लिख लो आप मुल्लय, मुल्लय। तो ये कैसी भूमि है? आप कहोगे कि सर ये जंगली भूमि है, मतलब आप कह सकते हैं घास फूस, ठीक है, झाड़, ठीक है, यहां उगते थे। और इसका देवता कौन था? आप कहेंगे सर मेयन था, मेयन। और मेयन किसका नाम है? आप कहोगे सर बिष्णु जी का नाम है, बिष्णु। और मरुदम कैसा है? आप कहेंगे जिस भूमि में दम है, मतलब मैदानी भूमि, मतलब उपजाऊ भूमि, मैदानी भूमि। और इसका देवता कौन है? आप कहोगे कि सर इसका देवता तो इंद्र है, ठीक है, इसका देवता कौन है? इंद्र है। अब नेथल कैसी भूमि है? आप कहेंगे कि समुद्र का तटवर्ती हिस्सा है, समुद्री या तटवर्ती, तटवर्ती क्षेत्र है बच्चों ये, ठीक है। और यहां पर क्या उत्पन्न होता था? आप कहोगे नमक और मछली, ठीक है, यहां से खूब लिया जाता था। और इसका देवता कौन है? आप पढ़ चुके हो पीछे, वरुण, वरुण। और पलाई क्या है? आप कहेंगे रेतीली या रेगिस्तानी भूमि है, रेगिस्तानी भूमि है। और इसका देवता कौन है? आप कहेंगे कोरवी, कोरवी, कोरवी। और कोरवी को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? दुर्गा, दुर्गा। और दुर्गा यहां पर किस चीज की देवी मानी जाती है? युद्ध की देवी मानी जाती है, ठीक है। और यहां पर भी यह युद्ध की देवी हैं, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डाल दो, व्यापार व्यवसाय। तो आप अगली हेडिंग डालो, आप आर्थिक जीवन में व्यापार और व्यवसाय। तो आप याद रखना कि संगम युग में जो व्यापार होता है वो इनलैंड भी होता है, मतलब आंतरिक व्यापार भी होता है और विदेशी व्यापार भी होता है। आंतरिक व्यापार भी होता है और विदेशी व्यापार भी होता है, ठीक है। जो आंतरिक व्यापार है वह कैसे होगा? आप कहोगे कि सर यह भारवाहक पशुओं द्वारा होता है, भारवाहक पशुओं द्वारा, पशु द्वारा और बैलगाड़ियों द्वारा होता था। और ये सभी लोग, ठीक है, कारवे में चलते थे, कारवा मतलब काफिला में ये चला करते थे, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको कुछ चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अभी विदेशी व्यापार छोड़ रखिए और अब हमको देखना है, एक शहर है मदुरा, मदुरा जिसे मदुरई भी लिखा जाता है। तो मदुरा किस लिए प्रसिद्ध था? आप कहोगे कि सर ये जौहरी बाजार था, जौहरी बाजार था। और यहां पर, ठीक है, इसका विवरण कौन देता है? पहले तो आपसे ये पूछ देगा, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में देता है, या आप कह सकते हैं पेरिप्लस में देता है। पेरिप्लस किसकी किताब है? अज्ञात है उसका लेखक, ठीक है। और मदुरा
किसकी बड़ी मार्केट है? मोती की सबसे बड़ी मार्केट है मोती। और यह मोती जो पांड्य राजधानी मदुरा में बेची जाती थी, वह निकाली कहां से जाती थी? आप कहेंगे सर कोलची से निकाली जाती थी। मतलब पांड्य की जो प्राचीनतम राजधानी है वो है कोलची, और यही कोलची के समुद्र से निकाली जाती थी। ठीक है, और इसकी तराशी, इस मोती की तराशी, तराशना तो आप जानते होंगे, तराशी और बिक्री ये कहां होती थी? आप कहोगे कि सर मदुरा की जौहरी बाजार में होती थी। ठीक है ना। और अब दूसरी जो बाजार है, ठीक है, वह कौन है? आप कहेंगे सर दूसरी जो बड़ी बाजार है वो है चोल राज्य में। जौहरियों की सबसे बड़ी तो मदुरा हो गई, दूसरे नंबर पर हम आते हैं चोल राज्य में है, और वो है उरैयूर या और क्या, कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम ये कहां पर है? आप कहोगे कि सर ये चोल राज्य में है। ठीक है, उरैयूर और चोल राज्य में है। उरैयूर को अभी हमने आपसे कहा, ठीक है, कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, और अब हमें एक बात और याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मोती भी बेची जाती थी, लेकिन मोती का जो है बड़ी बाजार है वो कावेरीपत्तनम में है। ठीक है, तो कावेरीपत्तनम में जो मोती बेची जाती थी वह कहाँ से निकाली जाती थी? आप कहेंगे सर पाक जलडमरू मध्य से निकाली जाती थी। पाक स्ट्रेट या जलडमरू मध्य से निकाली जाती थी। ठीक है, और इसे तराशा कहा जाता था और बेचा कहाँ जाता था? आप कहेंगे कि सर उरैयूर और कावेरीपत्तनम की बाजारों में बेचा जाता था। क्लियर हो गया? और बच्चों अब हमको चलना है वैदेशिक व्यापार में, देखना है वैदेशिक व्यापार इनका क्या है। तो आइए देखते हैं वैदेशिक व्यापार। तो संगम राज्य में कौन सा व्यापार सर्वाधिक विकसित था? वैदेशिक व्यापार ही सर्वाधिक विकसित था। क्यों? क्योंकि संगम राज्य 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। संगम राज्य कहाँ है? 3 ओर समुद्रों से घिरा है, इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, आप कह देंगे यहां बंदरगाह बहुत है। ठीक है, और जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार होता है, ये सस्ता होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि सर यहाँ वैदेशिक व्यापार बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वैदेशिक व्यापार यह किन किन बंदरगाहों से होता था। तो सीधी सीधी सी बात आप करो, ठीक है, कि जितनी भी बंदरगाह हैं उन सब बंदरगाहों का नाम एक जगह कर लो। तो आप देखो चेर राज्य के बंदरगाह कौन कौन से हैं। ठीक है, क्लियर? तो चेर राज्य के जो बंदरगाह हैं उसको हम लोग देख लें, फिर पांड्य राज्य को देख लें, फिर चोल राज्य को देख लें। तो देखिए चेर राज्य के जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से? मुजरिस, और कौन है? नौरा, और कौन है? तोंडी, और कौन है? पोन्नानी, और कौन है? आप कहोगे करूर, और बच्चों एक चीज और है नेलसिंडा, और अंत में सबसे नीचे है, मतलब ये जो हिस्सा है यहां पर, तो आप कहोगे बंदरगाह है, बंदर। ठीक है, हमको ये चीज पढ़ लेना है और ये चीज पढ़ना है बस। ठीक है, क्या मुजरिस से रोमन सम्राट ऑगस्टस की मूर्तियां पाई जाती हैं, मंदिर पाया जाता है। रोमन सम्राट कौन है? ऑगस्टस, और ऑगस्टस के मंदिर कहाँ हैं? आप कहेंगे कि सर मुजरिस में है। ठीक है, और बंदरगाह से, ठीक है, आप कहेंगे यूनानी घोड़े लाए जाते थे। ठीक है, अब हम लोग पांड्य राजवंश के बंदरगाहों को देखते हैं। तो जो पांड्य राज के बंदरगाह हैं उसमें
लिखिए पहले, पांड्य राज्य के बंदरगाह। कोरकई है, सालियूर है, कोलची है और मदुरा है। कोरकई, कोरकई, ठीक है। और कौन है? आप कहोगे कि सर कोलची है। और कौन है? मदुरा है, ठीक। सालियूर भी तो है, सालियूर। तो कोरकई, कोलची, मदुरा और सालियूर ये पांड्य राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, ठीक है। और चोल राज्य का जो बंदरगाह है वो है कावेरीपत्तनम। चोल राज्य का बंदरगाह आपने पढ़ लिया है कावेरीपत्तनम, ठीक है, या पुहारपत्तनम भी इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। चोल राज्य का बंदरगाह है। अब हमको यहां से क्वेश्चन निकालना है। क्या हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो? तो बंदरगाहों पर एक अधिकारी था। आप ऐसे लिखो उलुग, उलुग हेडिंग डालो, या कर देना, संगमम कर देना, संगमम, ठीक है। लेकिन देखिए अभी आप यहाँ संगमम पढ़ के जा रहे हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर सॉल्व करें तो ये संगमम ना होके यहाँ पर न लगा हुआ संगमन, ठीक है। तो ये चीज लिखिए, उलुग और संगमम कौन है? आप कहेंगे सर ये सीमा शुल्क अधिकारी है, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क अधिकारी है, यही सीमा शुल्क वसूलता है, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, बंदरगाहों से, ठीक है, ये पश्चिम में किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे और पूर्व में किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, जो पश्चिम मतलब चेर राज्य है, ठीक है, चेर राज्य के बंदरगाहों से ये कहां कहां को व्यापार करते थे? आप कहोगे सर मिस्र को करते थे। और कहां करते थे? अरब को करते थे। और कहां करते थे? यूनान को करते थे। और भी कोई स्थान है? आप कहेंगे, या आप एक शब्द में कर सकते हैं, हेलेनिस्टिक साम्राज्य से करते थे। हेलेनिस्टिक साम्राज्य करने का मतलब सब आ जाएगा, हेलेनिस्टिक साम्राज्य से करते थे। यह है टमाटर, हेलेनिस्टिक साम्राज्य से करते थे, सब आ गया इसके अंदर। अब पूर्व में किससे करते हैं? आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों से करते थे, मतलब जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया या वर्तमान में इंडोनेशिया के द्वीपों के साथ करते थे। मलय प्रायद्वीप, पूर्व में यह मलय प्रायद्वीप के साथ व्यापार करते थे। और किससे व्यापार करते थे? चीन के साथ ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। और इस व्यापार को गति कब मिल गई? बहुत तेज गति से व्यापार होने लगा 46 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ 46 ईस्वी में? क्या ऐसी बात आ गई? आप कहेंगे एक यूनानी नाविक है, सातवाहन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको बता रखा था, यूनानी नाविक है और उसका नाम क्या है? हिप्पालस। और इसी हिप्पालस ने, ठीक है, क्या किया था? ठीक है, मानसूनी हवाओं को तलाश करके व्यापार को गति दे दिया था, ठीक है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिशा होता है, डायरेक्शन। और अब कुछ चीजें आपको और करना है, ठीक है। वर्ड लिखना है, जैसे बाजार, संगम युग में बाजार को क्या कहा जाता था? तो बच्चों बोलोगे कि बाजार को दो शब्दों से जाना जाता था, ओनम और अरीगुड़ी के नाम से जाना जाता था। ओनम और अरीगुड़ी के नाम से जाना जाता था। और व्यापारी को क्या कहा जाता था? पढ़ चुके हैं आप, व्यापारी को बेनिगर कहा जाता था, बेनिगर, ठीक है। व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थली होता है और दूसरा जली होता है। जो स्थलीय व्यापारी होता है उसे मासा तुआन कहा जाता था, मासा तुआन। और जो जलीय व्यापारी है इसे माना मिकिन कहा जाता था, माना मिकिन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज हमको याद रखना है कि व्यापारियों का संगम क्या था? संगम युग में समस्त व्यापारियों का संगम क्या था? आप कहोगे बिरुकाम्प्लियर नाम का स्थान, बिरुकाम्प्लियर,
विरूकांप्लेयर क्या है? आप कहेंगे पांड्य राज्य का एक स्थल है सर, जहां पर तीनों राज्यों के व्यापारी मिलते थे और आदान प्रदान करते थे। ठीक है, और आप हमको कुछ चीजें और जान लेनी है, इंपॉर्टेंट करके जानना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पॉइंट बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं। कोरकई का उल्लेख, कोरकई को पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में क्या कहा गया है? कोरकई को पेरिप्लस में क्या कहा गया है? आप कहोगे कि सर कॉल्ची कहा गया है। कालची। कोरकई बंदरगाह को क्या कहा गया है? पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में कॉल्ची कहा गया है। ठीक है, और एक ये देखिए, अरिकामेडु चोल राज्य का एक प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल है अरकामेडु, और अरकामेडु को, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में पेडॉक कहा गया है। पेडॉक कहा गया है, और यहां हमको इंपॉर्टेंट कर लेना है, पेडॉक से ही नारी की, स्त्री की, नारी की चांदी की मूर्ति प्राप्त होती है। चांदी की मूर्ति प्राप्त होती है जिसके एक हाथ में तस्तरी है और दूसरा हाथ, ठीक है, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा है ये। क्लियर? और अब हमको एक चीज और याद रखना है कि संगम राज्य से विदेशों में क्या जाता था। संगम राज्य से विदेशों को क्या जाता था? तो आप कहोगे सर सूती कपड़ा, मसाले और हाथी दांत। सूती कपड़ा, मसाले और हाथी दांत, मोती, ठीक है, ये संगम राज्य से, ठीक है, पश्चिम और पूर्व के देशों को जाया करते थे। ठीक है ना? और अब एक चीज और, विदेशों से क्या आता था? घोड़ा आता था, सोना आता था, शराब आता था, लड़कियां आती थी। ठीक है, क्लियर? तांबा आता था, सुरमा आता था। ठीक है, ये सब चीज विदेशों से भारत को आता था। अब एक चीज याद रखिए, ये लोग क्रय विक्रय कैसे थे, कैसे करते थे? तो आप कहोगे कि सर ये लोग जो क्रय विक्रय करते हैं यह वस्तु विनिमय में भी करते हैं और सिक्के में भी करते हैं। ठीक है, आप याद रखो, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय तो किसमें करते हैं ये? तो बच्चों आप सीधा सीधा बोल देना कि क्रय विक्रय ये दो चीजों में करते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय से अदला बदली, वस्तु विनिमय मतलब अदला बदली या एक्सचेंज, और दूसरा क्या है? सिक्के, सिक्के। तो इसको हाईलाइट कर लेना, इसको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सिक्के में जो सोने का सिक्का है उसको ये लोग क्या कहते थे? कांसू कहते थे। सोने के सिक्के को कांसू कहते थे। और इसके अतिरिक्त अन्य जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? आप कहेंगे अन्य सिक्के मतलब सोने के ही सिक्के हैं लेकिन अन्य सिक्के हैं। ठीक है, तो उनको कनम, पोनम और कनम, पोनम, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता था। और अब हम लोग देखते हैं माप तौल। तो माप तौल ये लोग कैसे करते थे? तो यार अभी तो हमने माप के बारे में एक खेती की या भूमि की माप के लिए माँ और बेली बताई रखा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तौल। ठीक है, तौल की जो सबसे बड़ी इकाई थी, तौलने की मतलब वेट की सबसे बड़ी जो इकाई थी वह थी अंबानम। अंबानम, अंबानम ये तौल की सबसे बिगेस्ट यूनिट है। ठीक है, और तौल की जो छोटी यूनिट है उसमें है नाली, उलाकू और अलाक। नाली, उलाकू, ठीक है, क्या क्या है? नाली, उलाकू और अलम। अलम, ठीक है, ये हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, कलम भी नाप की इकाई है। ठीक है, क्लियर? अब ये देखिए,
सबसे बड़ी छोटी में ये आती है। अब सबसे छोटी क्या है, तो आप कहोगे कि सर ठीक है अलम सबसे छोटी है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त एक कलम भी है, अनाजों की माप इसमें करते थे, ठीक है। और अब हमको एक चीज़ चाहिए, ठीक है। हमने संगम डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया है, अब हमको एक चीज़ और यहाँ पर करना है, ठीक है। संगम युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है शब्दावलियाँ क्या क्या है। तो आप याद रखिएगा पंचतिड़य, पंचतिड़य, ये पंचतिड़य क्या है। आप कहोगे कि सर प्रेम विवाह को पंचतिड़य कहा जाता था, ठीक है, हमने इसको बता रखा है। इसके बाद कै, कै, ठीक है, कड़ई, कड़य, तो कै कड़य क्या है। आप कहेंगे कि देखिए कुछ लोग एक पक्षी प्रेम करते हैं, तो एक पक्षी प्रेम को कै कड़य के नाम से जाना जाता था। और दूसरा है पेरुंदड़य, पेरुंदड़य, ठीक है ना, पेरुंदड़य। तो पेरुंदड़य क्या है, अनुचित प्रेम विवाह, अनुचित प्रेम विवाह, मतलब अपहरण करके किसी तरह से कर लिया, ठीक है। और अब परतियर आप जानते ही हैं, कवि गैचर, कवि गैचर को थोड़ा अलग भी कर लो आप। परतियर तो आप पढ़ चुके हो, तवाइफों को कहा जाता था। कवि गैचर को जरा अलग कर लेते हैं। नर्तकी को, नर्तकी को कवि गैचर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक चीज आप और याद रखिएगा, सिरूर, सिरूर क्या है, एक छोटा गांव है, छोटा गांव। और बच्चों पेरूर क्या है, ये कह सकते हैं बड़ा गांव है, बड़ा गांव, गांव मतलब ग्राम। और मुदूर, मुदूर ये पुराना गांव है, पुराना गांव, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है, पेरियार, पेरियार क्या है। आप कहेंगे लोहे का काम करने वाले, लोहार, ठीक है, कहीं कहीं बढ़ई भी लिखा होगा, ठीक है। और एक चीज आपको और याद रखना है, ठीक है, और वो क्या है, आप कहेंगे वरियम, वरियम क्या है। आप कहोगे सर समिति को वरियम कहा जाता था, ठीक है। और बरियार क्या है, बरियार आप कहेंगे समिति के सदस्य को बरियार कहा जाता था। वरियम समिति को कहा जाता था, समिति के सदस्य को बरियार कहा जाता था। और यही बरियार कर वसूलता था, यही बरियार कर वसूलता था। और एक मैटर हमसे छूट गया है, और वह राजनीतिक मैटर है, थेन्नावर, थेन्नावर। तो थेन्नावर क्या है। आप कहेंगे सर पांड राजा जो थे ये थेन्नावर की उपाधि को भी धारण करते थे, ठीक है। पांड राजाओं की उपाधियां हैं थेन्नावर। तो बच्चों हमने जो संगम डायनेस्टी है, इस संगम डायनेस्टी का मैटर पॉइंट वाइज अप्रोच से ला करके और इसके पूरे मैटर को, ठीक है, हमने खींच डाला है। और मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो, वह आपको करना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसी तरह से ये पूरे के पूरे टॉपिक को खींच डाला है, ठीक है। और इसके बाद हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है, या MCQ देंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न देंगे, ठीक है, तो उसमें छूटा तो कुछ नहीं है, छूटा तो कुछ नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम उसे, अगर कहीं छूटा होगा, मानवीय भूल से छूट गया होगा, तो उसे हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।